नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे हिंदू रक्षा दल के लोग गाजियाबाद में क्यों हुए गिरफ्तार। उसके बाद हम जानेंगे देहरादून में एंजल चकमा की मौत को लेकर सीएम धामी पर क्यों उठे सवाल। वहीं एनएचआरसी ने देहरादून के डीएम और एसएसपी को क्यों भेजा नोटिस। उसके बाद हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में खनन विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद क्या बोले ग्रामीण। उसके बाद हम जानेंगे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के नाम पर कैसे हुआ डिजिटल अरेस्ट। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू रक्षा दल की, जो कि गाजियाबाद में हथियार बांटने पर गिरफ्तार हुए और साथ ही साथ में वो एक जुलूस निकालते हुए भी नजर आए। देखिए, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, ये खुलेआम हथियार बंदी थी, तलवारें बांटी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और डर फैलाया जा रहा था। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन कॉलोनी में जो कुछ हुआ वो सीधा सीधा कानून को चुनौती देने का मामला है। सवाल ये नहीं कि तलवार किसने उठाई, सवाल ये है कि इतने दिनों तक ये सब खुलेआम कैसे चलता रहा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आत्मरक्षा के नाम पर तलवारें बांटी। वीडियो में संगठन का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी खुलेआम कहता है हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए हथियार रखने चाहिए। ये बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं है, ये सीधा हिंसा को न्योता है और ये सब किसी बंद कमरे में नहीं, सड़क पर कैमरे के सामने हुआ और पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। यही कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है। सबसे सीरियस बात यह है कि बांग्लादेश का नाम लेकर भारत के नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। बाहर की घटनाओं का बहाना बनाकर यहाँ डर, नफरत और हथियार बांटे जा रहे हैं। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या संविधान किसी को यह अधिकार देता है कि वो तय करे किसे डरना चाहिए और किसे तलवार उठानी चाहिए? फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, उन्होंने कई ऐसे वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डाली जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके पूछा, क्या भारत में खुलेआम अल्पसंख्यकों को धमकाना सामान्य हो गया है? सवाल वाजिब है, क्योंकि जब ऐसे संगठन हथियार बांटते हैं, टीवी चैनल चुप रहते हैं और डर सिर्फ एक समुदाय में नहीं पूरे समाज में फैलता है। पुलिस कहती है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, धाराएं लग गई हैं और जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? जब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 250 तलवारें बांटी जा चुकी हैं और आगे भी बांटेंगे, तो बाकी तलवारें कहां हैं? उन्हें किसके खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी थी? और अगर आज कार्रवाई ना होती तो अगला कदम क्या होता? ये पहली बार नहीं है, यही संगठन पहले भी राजनीतिक दफ्तरों पर हमले, कैंपस हिंसा और दंगे को एक्सेप्ट कर चुका है। पैटर्न साफ है, पहले नफरत, फिर हथियार, फिर हिंसा और बाद में खुद को पीड़ित बताना। यही पैटर्न का असर हम देखते हैं बरेली, कांकेर और दूसरे शहरों में, जब वहां पर भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई दिल दहला देने वाली। और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर कोई दूसरा समूह खुलेआम हथियार बांटता तो क्या यही प्रोसेस होती या बुलडोजर पहले चला दिया जाता? ये दोहरा मापदंड ही समाज का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है और आज जरूरत है सख्त, साफ और बिना दबाव की कार्रवाई की। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर खनन विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो काफी ज्यादा वायलेंट हो गया था। अब दरअसल ये कहानी एक सिर्फ कोयला खदान की नहीं है, ये कहानी उस जमीन की है जिस पर पीढ़ियां जिंदा रही और इस सिस्टम की है जो कागजों पर जन सुनवाई करके लोगों की जिंदगी पर बुलडोजर चलाने को तैयार बैठा था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में 14 गांव, जहां खेती ही जिंदगी है, वहां हजारों लोग सड़कों पर इसलिए नहीं उतरे कि उन्हें मुआवजा कम लग रहा था, बल्कि इसलिए उतरे क्योंकि वो अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहते। सवाल सीधा है, क्या हर विकास परियोजना का मतलब यही है कि किसान हटे, जंगल कटे और कंपनियां आगे बढ़े? ये विरोध 12 दिसंबर से चल रहा था, शांतिपूर्ण, लेकिन शनिवार को हालात तब बिगड़े जब पुलिस ने सड़क पर बैठी महिलाओं को जबरन हटाने की कोशिश की। महिलाएं खनन से जुड़े वाहनों को रोक रही थी क्योंकि वही वाहन उनकी जमीन, उनके भविष्य को रौंदने आ रहे थे। पुलिस की इस सख्ती के बाद गुस्सा फूटा, भीड़ जमा हुई, गाड़ियां जली, झड़पें हुई। अब सवाल पूछिए, जब 4000 लोग किसी जन सुनवाई के खिलाफ हैं तो सुनवाई किसकी सहमति से हुई? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8 दिसंबर को हुई जन सुनवाई एक औपचारिकता थी, कानूनी टिक मार्क। प्रशासन कहता है कि सब कुछ निष्पक्ष था। 4000 लोग आए लेकिन सिर्फ 26 ने बोला। यही तो समस्या है। क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि हजारों की चुप्पी को सहमति मान लिया जाए और जिन 26 लोगों ने बोला क्या वही पूरे इलाके का भविष्य तय करेंगे? इन 14 गांव में बुधिया, रायपारा, आम गांव, लिब्रा, झिंका बहाल जैसे इलाकों में 3020 हेक्टेयर जमीन पर 15 MTPA क्षमता की खुली और भूमिगत खदान प्रस्तावित है, यानी 30 से 40 साल का
का खनन, यानी एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों का विस्थापन। ग्रामीण साफ कहते हैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। कमला पटेल नाम की महिला कहती है कि साल में एक बार धान उगती है, पानी कम है लेकिन यही जिंदगी है। मुरलीधर नायक कहते हैं 90% लोग खेती पर निर्भर हैं और कोई हुनर नहीं है। नौकरी का वादा किस उम्र तक, किस स्थायित्व के साथ। कंपनी जिंदल समूह कहती है कि मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वैकल्पिक बसाहट मिलेगी, लेकिन देश का अनुभव पूछता है कितनी नौकरियां सच में मिलती है, कितनी दिखती हैं, और जब खनन खत्म होता है तो क्या बचता है? न जंगल, न खेत, न रोजगार। हिंसा के बाद प्रशासन ने आखिरकार जन सुनवाई के नतीजों को रद्द करने की प्रोसेस की है, यानी जिस मांग को शुरू में खारिज किया गया वही अब माननी पड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांच की बात कही, और लेकिन असली सवाल ये कि जांच से आगे का है। क्या अब नीति बदलेगी? क्या आगे से जन सुनवाई की सिर्फ तारीखें और फोटो तक ये सारी चीजें लिमिटेड नहीं रहेगी? ये विरोध सिर्फ तमनार का नहीं, ये उस मॉडल के खिलाफ है जिसमें विकास का मतलब कॉरपोरेट मुनाफे और आम लोगों की कुर्बानी बना दिया गया। अगर किसान कह रहा है कि वो जमीन नहीं बेचना चाहता तो उसका मतलब सिर्फ मुआवजा बढ़ाना नहीं बल्कि परियोजनाओं पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि अब जमीन जाती है तो सिर्फ खेत नहीं जाते, एक पूरी संस्कृति, एक पूरी अर्थव्यवस्था और एक पूरा भविष्य चला जाता है। अब बात करते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ की। सोचिए, एक 68 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में बैठी है, कानून का सम्मान करती है, पुलिस और अदालत के नाम से डरती है। ठीक इसी डर को हथियार बनाकर ठग उसके जीवन भर की कमाई उड़ा ले जाते हैं। मुंबई से सामने आई कहानी सिर्फ 3.71 करोड़ रुपए की ठगी की नहीं है, हमारे सिस्टम की उस खतरनाक कमजोरी की कहानी है जहां वर्दी, कोर्ट और संविधान का नाम लेकर अपराधी खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं। इस केस में ठगों ने जो कुछ किया वो सिर्फ फोन कॉल नहीं था, ये पूरा नकली न्याय तंत्र था। कोलाबा पुलिस स्टेशन, सीबीआई और ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई, और यहां तक कि खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताने वाला किरदार। महिला को कहा गया कि उसका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है, डराया गया किसी को बताया तो जेल जाना पड़ेगा। यहीं से खेल शुरू हुआ। 2 महीने तक महिला को मानसिक कैदी के रूप में रखा गया और हर कदम पर डराया गया, भरोसा दिलाया गया, धीरे धीरे खाते से पैसा निकलवाया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो कॉल पर एक शख्स ने खुद को डीवाई चंद्रचूड़ बताया, यानी ठगों का हौसला देखिए। यानी सोचिए, देश के पूर्व जस्टिस के नाम और चेहरे जैसी एक्टिंग करके निवेश के कागज मंगवाए गए। महिला से कहा गया कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई है, जमानत दिलवा दी जाएगी। यही नहीं, उसके जीवन पर निबंध तक लिखवाया गया। ये ठगी नहीं, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। पैसा सीधे खाते में नहीं गया, अलग अलग अकाउंट्स में गया। फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते खोले गए थे, जिनमें से एक सूरत में मिला। एक आरोपी पकड़ा गया जिसके खाते में 1.71 करोड़ रुपए और आए और बदले में 6.40 लाख रुपए का कमीशन मिला। यानी सिस्टम इतना ढीला है कि फर्जी कपड़ा कंपनी के नाम पर खाता खुलता है, करोड़ों रुपए घूमते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। असली मास्टरमाइंड कौन? विदेश में बैठे लोग वीजा और इमिग्रेशन का बिजनेस चलाते हुए। अब सवाल सीधा और तीखा है। पहला, क्या आम नागरिक आज भी पुलिस और कोर्ट के नाम पर आंख बंद करके भरोसा करने को मजबूर है? दूसरा, जब डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कोर्ट और नकली जज बन रहे हैं तो साइबर निगरानी कहाँ है? तीसरा, बैंकिंग सिस्टम में ये अलग अलग अकाउंट्स इतनी आसानी से कैसे बन जाते? क्या केवाईसी सिर्फ कागजी रस्म बन चुकी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में देश भर में जांच के निर्देश दिए हैं। डीएसपीई एक्ट के तहत राज्यों से सहमति मांगी गई, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जब तक आम लोगों को ये नहीं सिखाया जाएगा, कोई पुलिस, कोई जज, कोई एजेंसी फोन या वीडियो कॉल करके पैसे ऐसे ही मांगते रहेंगे। अब बात करते हैं एंजल चकमा की। देहरादून से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये हमारे समाज के चेहरे पर पड़ा वो दाग है जिसे बार बार ढकने की कोशिश की जा रही है। 24 साल का एमबीए छात्र एंजल चकमा, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा मेन स्ट्रीम में फिट नहीं बैठता था। उसे चीनी चिंकी कहा गया, उसकी पहचान छीनी गई और जब उसने कहा कि मैं भारतीय हूं तो उसे मार दिया गया। 17 दिनों तक वो अस्पताल में जिंदगी से लड़ता रहा और उसकी मौत हो गई। सवाल सीधा है कि आज भारत में भारतीय होने की भी कोई शक्ल तय की कर दी गई है? ये मामला इतना सीरियस है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खुद संज्ञान लेना पड़ा। आयोग ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि जीवन, गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। देहरादून के डीएम और एसएसपी को नोटिस गया। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा गया कि पूरे उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब साफ है कि सिस्टम फेल हुआ, इसलिए अब सवाल ऊपर तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सबसे शर्मनाक रोल पुलिस का। शुरुआत में पुलिस ने इसे बताया कि ये नशे का मामला है, नस्ली गालियों से इनकार किया गया, लीपापोती करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन पीड़ित का परिवार जो है और साथ ही साथ में और लोगों का ये कहना है कि ये सीधे तौर पर सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी है जिस पर पर्दा रखने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं तो बस इतना ही दरखास्त कर सकता हूं कि जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े,
उससे पूछताछ तो करे, उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं और एसएसपी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। और क्या सुनने में जो आया है कि 12-13 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, क्या ये सही है? क्या इसका कारण वो बता पाएंगे? देहरादून के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। छात्र समाज ने इस पर विषय को लेकर प्रदर्शन किया है। तो मैं जो बातें एसएसपी के द्वारा आपने कही है, ये इसको सुनकर मैं काफ़ी चिंताजनक इसको समझता हूँ। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।